तो मैं बात कर रहा था कि जो राहु ग्रह है वो बुध ग्रह के ऊपर डिपेंड कर। राहु को समझने के लिए बुध को समझ लीजिए। अगर बुध अच्छा है कुंडली में तो राहु उसके लिए काम करेगा। राहु उसके लिए प्लानिंग बना के देगा, उसके लिए कूटनीति बना करके देगा। लोगों से काम कैसे करवाना है इस बात का ज्ञान राहु करके देगा, ये समझना है। तो बहुत ही प्यारा सूत्र है, एक एक लाइनर सूत्र है जो लाल किताब में। अगर वो हम समझ गए तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और जो भी व्यक्ति लाल किताब को ऐसे पढ़ता है कि राहु पहले घर में तो ये होगा, पांचवें में तो ये होगा, 10वें में तो ये होगा, नहीं भैया, वो व्यक्ति कभी ज्योतिषी नहीं बनेगा। ये लिखवा लो। वो खुद भी परेशान रहेगा, दूसरों को भी परेशान करेगा, दूसरों को भी डराता रहेगा, खुद भी डरता रहेगा। लाल किताब की व्याकरण को समझना है, लाल किताब के लॉजिक को समझना है। अगर बुद्ध आपका अच्छा है, बुद्ध यानी बुद्धि, तो बुद्ध जितना अच्छा होगा यानी आपकी बुद्धि जितनी अच्छी होगी, बेवजह फिजूल विचारों को वो जगह नहीं देगा। अगर बुद्धि कमजोर होगी तो उस बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि तो गोल है, खोपड़ी है वो, खाली खोखली खोपड़ी है, उसमें बिना मतलब के विचार घुसते रहेंगे और दिमाग में लहरें उठती रहेंगी। यही लहरें वहम होता है, यही लहरें भूत प्रेत होता है, यही लहरें बुरे सपने होते हैं। तो हमें इनका ध्यान रखना है। और जब ये हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो हमें नशे की तरफ लेके जाता है, हमें परिवार से दूर लेकर के जाता है, और हमें विदेशियों की तरफ, विदेशी संस्कृति की तरफ लेकर के जाता है, हमें अपने धर्म से दूर लेकर के जाता है। हम अपने सनातन धर्म के विपरीत दूसरे धर्मों में आस्था और अपने धर्म के प्रति अनास्था रखना शुरू कर देते हैं। और यही राहु धीरे धीरे हमारे अंदर विकृतियां देता रहता है। तो जब हम लाल किताब पढ़ते हैं हमें ध्यान समझना चाहिए। कोई केस आपके पास आता है कि हमारा बच्चा नशा करता है या बंदा नशा करता है, तो आपको लक्षण मैच करने कि वो नशा किस चीज का कर रहा है, वो आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। कोई वो अफीम चरस टाइप की जो उल्टे सीधे नशे हैं अगर वो कर रहा है तो समझो राहु है। अक्सर आपने देखा होगा ये वाले नशे जो गंदे टाइप के, जो कागज बींदने वाले लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें ये नशे की प्रवृत्ति बहुत होती है, उल्टे सीधे नशे करने की। आपने देखा होगा, या बंदे हों बच्चे हों जो कागज कूड़ा गलियों में से चुगते फिरते हैं, शाम को जाकर के वो बहुत ही उल्टा सीधा नशा करते हैं। ये राहु का ही अपूप है, ये समझ लीजिए। राहु भगवान बहुत ज्यादा इनसे नाराज थे, इसलिए इनका जीवन नरक के समान है। ये कूड़े घरों में रहते हैं, कूड़े के पास में रहते हैं, कूड़े के ढेरों के इर्द गिर्द रहते हैं, सारा दिन कूड़ा चुगने का काम करते हैं। तो आपको एक चीज समझ में यहाँ पर फिर से आनी चाहिए, कूड़ा जो कूड़े के ढेर है वो राहु है, कूड़े का ढेर राहु है, पोल्यूशन राहु है। तो राहु की रेमेडी यहीं से तैयार होनी शुरू हो जाती है। राहु को समझते जाइए, राहु की रेमेडी तैयार करते जाइए। बहुत आसान है राहु। साफ सफाई। राहु जहां पर जितनी ज्यादा साफ सफाई होगी वहां राहु प्रवेश नहीं कर। हमारे घर में जो सीढ़ियां होती हैं, हमारे घर की जो सीढ़ियां हैं वो राहु है। टॉयलेट्स का जो स्थान है वो राहु है।
और जो घर की छत है ऊपर की वो राहु है। समझ में आ गया? बहुत आसान तरीके से राहु कराऊंगा, दिमाग में बिठा दूंगा एकदम से। राहु टेंशन नहीं देगा बिल्कुल। घर की छत राहु है, घर की सीढ़ियां राहु है, और आपकी टॉयलेट राहु है। सबसे पहले तो टॉयलेट्स की सफाई राहु को दूर ले जाती है। अगर कोई व्यक्ति बार बार सीढ़ियों से गिरता है, जैसे कई बार होता है सीढ़ियों से गिर जाते हैं, कईयों को होता है, जब भी वो पैर रखते हैं पैर ऊपर नीचे रखा जाता है सीढ़ियों से, ज्यादा चोट नहीं लगती पर 2-3 सीढ़ियों से फिसल जाता है बार। ये राहु के खराब होने की शुरुआत है, ये ध्यान रखना। और जिनका राहु खराब होता है ना, वो एक सीढ़ी एक छोड़ कर चलेगा, हमेशा ध्यान रखना। एक सीढ़ी छोड़ेगा और 2 सीढ़ी पे आगे ऐसे 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 ऊपर कदम रखेगा। तो समझ लेना इसके अंदर इसके दिमाग में राहु की हलचलें हो रही हैं। ये इसके दिमाग में बेवजह विचार आ रहे हैं और विचार इससे संभल नहीं पा रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। इस समय ये डायरेक्शन लेस है। जब व्यक्ति डायरेक्शन लेस हो जाता है तो ये राहु की निशानी है। जब आपको कुछ नहीं सूझता, आपको ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या करूं, पूर्व में जाऊं कि पश्चिम में जाऊं, समझो राहु का असर आ गया। तो हमने साफ सफाई करनी है, टॉयलेट साफ रखनी है, घर की छत साफ रखनी है, सीढ़ियां साफ सुथरी रखनी है, राहु ठीक हो जाए। अब अगर राहु ने ज्यादा परेशान कर दिया है तो धर्म स्थान, कोई भी धर्म स्थान पे जाकर के आप वहां की टॉयलेट साफ करना शुरू कर दो, फर्श साफ शुरू कर दो, सीढ़ियां साफ शुरू कर दो, आपका राहु का दोष दूर होना शुरू हो। ये मैं फोकट के उपाय बता रहा हूँ, बहुत सटीक उपाय है। किसी व्यक्ति की नौकरी नहीं टिकती हो और वो खुद नौकरी छोड़ छोड़ करके आता हो, क्योंकि राहु से ग्रसित व्यक्ति खुद रोजगार छोड़ता है, उसको छुड़वाने की जरूरत ही नहीं। वो हमेशा ना ऐसी हरकत करेगा और सिस्टम में कमी निकालेगा और भाग जाएगा छोड़ करके। तो बार बार अगर नौकरी खुद ब खुद छोड़ करके आता हो तो उसके लिए उपाय बताया कि मंदिर में जा, झाड़ू लेकर के और सारी मिट्टी साफ कर, फर्श साफ कर, और उसकी जो लास्ट में मिट्टी बचती है उसको अपने माथे पे लगाना शुरू कर दे। किसी की नौकरी रोजगार नहीं लग रहा है तो लग जाएगा, बार बार नौकरी छोड़ के भाग रहा है तो नौकरी से टिकना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सटीक अजमाया उपयोग है। ये मुझे प्राप्त हुआ था, किसी साधु ने एक सत्संग में बताया था। मैं 18-20 साल की उम्र में था, एक सत्संग सुनने गया था, वहां पर इस प्रयोग को बताया था और मैंने अपने जीवन में कई बार लोगों को कराया। इवन यही प्रयोग मैंने, जिनको बच्चे नहीं होते राहु के श्राप की वजह से, अगर बच्चे नहीं हो रहे हो तो भी यही उपाय कराना है। पितृदोष भी राहु से पैदा होता है। अगर पितृदोष जो राहु से पैदा हो रहा है, संतान नहीं हो रही है, उस दंपति को भी यही उपाय बताओ कि भाई मंदिर में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, झाड़ू लगाओ और लास्ट की जो मिट्टी को अपने माथे पे लगाओ, संतान की मनोकामना बोलो, ठीक हो जाएगा। ये वो उपाय है जिसमें पैसा ज्यादा नहीं लगेगा परंतु रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते और आप रुपए पैसे वाले हो, तो जो व्यक्ति साफ सफाई का काम करता है, जिसे हम स्वीपर कहते हैं, स्वीपर को दान देना शुरू करो, स्वीपर को सफाई के पैसे देने शुरू करो, धर्म स्थान में झाड़ू गिफ्ट दो, पोछा दो, हैंड वॉश दो, डिटर्जेंट पाउडर दो। आप ये भी मंदिर में गुरुद्वारे में दे के आ सकते हैं। और जो स्वीपर होता है उसको भी आप ये चीजें गिफ्ट में दे सकते हैं। झाड़ू का दान देने से राहु केतु दोनों ठीक हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखना, लाल किताब में राहु ठीक है तो केतु अपने आप ठीक होगा।
बड़ा प्यारा सूत्र, इसलिए केतु अगर नहीं भी कराऊंगा तो भी आपको ये समझ लो, राहु ठीक केतु अपने आप ठीक। सर कोई दिन होता है इसका, कोई डे स्पेसिफिक होता है? अरे नहीं कि दिन का कोई मैंने दिन बताया इसका ना, फिक्स होता? पूरे दिन का समय बताया ना, जब सूरज छिप रहा होता है, जब सूरज छिप रहा होता है वो राहु का समय होता है। उस समय ये उपाय करने से बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। सर कोई वार फिक्स होता है? कोई वार नहीं है, अपनी मर्जी से जो मन करे वो वार कर शुरू कर देना। दूसरी बात, क्योंकि मामला साफ सफाई का है, तो एक तो सूत्र हमें ये समझ में आ गया साफ सफाई का बहुत आसाम से। जो लोग घर में अपनी रसोई में बैठ के खाना खाते हैं, जिनको राहु की दशा चल रही हो, राहु खराब असर दे रहा हो, उन्हें एक ही उपाय बताओ कि रसोई में बैठ के खाना खाना शुरू कर दो। हर प्रकार की राहु की चाल, किसी भी प्रकार का राहु का मद्दा असर से बचने का रामबाण उपाय है। कोई बच्चा अगर ऐसा है अपने घर में, तो 7 दिन में से कम ज्यादा नहीं तो 3-4 दिन उसको रसोई में बैठा के खाना खिला दो। उसके लिए चौकी लगा दो, वहीं पे बैठा के खाना खिला दो, वो ज्यादा बेटर काम, फोकट का इलाज है। और ध्यान रखना, लाल किताब कहती है रसोई में बैठ के खाना खाने से राहु की हर नेगेटिव चाल खराब हो जाती है, मतलब वो फिर चाल चलना बंद कर देता, तो वो अपनी चालें चलना बंद कर देता है। कैसे समझेंगे कि आपके घर में कोई बच्चा, कोई मर्द, कोई औरत राहु के प्रभाव से पीड़ित है? इसके लक्षण आपको समझ में आने लग जाए। पहली बात तो उसका घर में मन नहीं लगेगा, घर से बाहर मन लगेगा, यार दोस्तों में ज्यादा मन लगेगा। सोशल मीडिया जो है वो राहु है, सोशल मीडिया पे सारा दिन टंगा रहेगा, एक्चुअल काम नहीं करेगा, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन से दूर भागेगा, यानी अपनी जो पाठ्यक्रम की पुस्तकें वो तो पढ़ेगा नहीं, बाकी सारी चीज पढ़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर राहु अच्छा होगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम उसके लिए बहुत ही अच्छा होगा। मीडिया का काम, वीडियो एडिटिंग का काम, फिल्म मेकिंग का काम, ये सभी के सभी राहु से रिलेटेड है। परंतु अच्छा राहु होने पर इनमें सफलता मिलती है, और बुरा राहु होने पर व्यक्ति वक्त बर्बाद करता है। सोशल मीडिया आपका वक्त खराब भी कर सकता है और आपका वक्त बना भी सकता है। जिन बच्चों का बुद्ध अच्छा है उन्हें सोशल मीडिया सिखाइए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाइए, उन्हें ऐप बनवानी सिखाइए, उन्हें टेक्नोलॉजी सिखाइए, उन्हें गैजेट्स के काम सिखाइए। बच्चा बहुत कामयाब होगा, बहुत पैसे कमाएगा, करोड़ों रुपए इसी राहु की मदद। और अगर गड़बड़ है तो नहीं। गड़बड़ का कैसे पता चलेगा? बात पूरी सुनने से पहले रिएक्शन दे। आपने कुछ कहना शुरू करा, आपने आधी बात करी, बच्चे ने पहले ही बोलना शुरू कर दिया, या बंदे ने पहले ही रिएक्शन देना शुरू कर दिया, समझ लेना कि राहु की लहरें गड़बड़ है। वो सुन तो सकता ही नहीं किसी के बात सही ढंग से, उसने एक्शन का रिएक्शन देना है सर। इस बात का हमें ध्यान रखना। हमेशा परिवार से अलग हट करके चलेगा, परिवार से अलग हट करके कपड़े पहनेगा, परिवार से अलग हट करके अपनी खोपड़ी मुंडवा लेगा, मतलब अपने बाल कटवा लेगा। जो आजकल खड़े बाल, पड़े बाल, साइड के बाल, ये अजीबो गरीब बाल, कुत्ते स्टाइल बाल, बिल्ली स्टाइल बाल, ये सब राहु की निशानियां हैं। ऊपर से अगर टैटू बनवाना शुरू कर दे और टैटू बनवा ले, तो ये राहु की पक्की निशानी हो रही है। और अगर कोई उसने अंग छेदन करा दिया है, जिसे पायरेसिंग बोलते हैं, कोई नाभि छिदवा ली, आंख छिदवा ली, कोई कान कून कुछ इस तरीके के करवा लिए, सिर्फ लाल किताब कान छेदन को अच्छा मानती है, उसको केतु के लिए बहुत अच्छा मानती है। ध्यान रखे, अगर कानों में सोने की बाली पहनते हैं, कान जो है केतु है, और उसमें सोना यानी कि गोल्ड यानी बृहस्पति
अगर जोड़ देते हैं तो ये शुभ केतु की निशानी हो जाती है। उसके अलावा कहीं पर भी ये उल्टे सीधे सांग करते फिर मिल जाए तो समझ लेना ये राहु बुरा प्रभाव है और वो बच्चा आपको छोड़ के भागने वाला है। उसका दिमाग में हमेशा विदेश विदेश और विदेश बसा रहेगा। आपका देश, आपकी संस्कृति, आपकी जाति, आपका मजहब जीरो। वो आपकी किसी बात को स्वीकार नहीं करे। तो समझ लेना राहु का दुष्प्रभाव शुरू हो गया। ऐसे बच्चों को कंट्रोल करने के यही तरीके हैं, रसोई में बैठ के खाना खिलाना शुरू करो। तो उसको राहु को शांत करने का हर भरसक प्रयास करना है। अगर आप साउथ फेसिंग के मकान में रहते हैं, जिन लोगों के घर में राहु खराब हो जाते हैं या जिन लोगों के घर में राहु खराब है, उन्हें भूल करके भी साउथ फेसिंग के मकान में नहीं रहना चाहिए। अगर वो रेंट के मकान में रहते हैं तो घर चेंज कर लो अपने बच्चों के फायदे के लिए। नहीं, बच्चे आपकी बात को नहीं सुनते। ध्यान रखना, अच्छा केतु अच्छा राहु। अच्छा केतु बच्चे आज्ञाकारी। आपकी एक बात को आपने बात कही, बच्चों ने बड़े ढंग से सुना, समझा और उसको करने का प्रयास किया। और अगर उन्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो वो आपके साथ सह सम्मान पूर्वक लॉजिकली बात कर रहे हैं अगर, तो समझ लेना केतु अच्छा है। और केतु अच्छा है तो राहु भी अच्छा है, तो नो टेंशन। राहु खराब है, केतु खराब असर देगा ही देगा। अगर आपका राहु खराब है तो आपकी खुद की औलाद आपकी बात नहीं सुनने वाली, ये ध्यान रखना। ये भी चेक कर लेना कहीं खुद का ही तो राहु खराब नहीं है। कुछ लोग बालों में कभी लाल रंग करा लेंगे, कभी पीला रंग करा लेंगे, ये खुद का राहु खराब करते फिरते हैं। तो ऐसा नहीं करना। राहु का मतलब है जो शरीर भगवान ने नेचुरल रूप में दिया है उसको अपभ्रंश कर देना, उसका विकृत रूप स्वरूप धारण कर लेना, ये राहु की निशानी है। उल्टी सीधी मालाएं डाल लेना। अगर तुम्हें लगे ना एक आदमी ने 2 4 5 मालाएं डाल ली, चंदन माला, रुद्राक्ष माला, हाथ में माला, फलाने में माला, समझ लेना राहु का रूप है। बाबा जी संत नहीं है, उसे धार्मिक आदमी समझने की कतई गलती ना करे। पहुंचा हुआ साधु संत आदमी के हाथ में आपको का गले में इतनी मालाएं मुलाएं नहीं मिलेंगी। ये पाखंड ढोंग का दिखावा है। अपनी परंपरा से अलग हट करके तिलक लगाना, बेमतलब के विज्ञापन कर देना शरीर में, कहीं कहीं तिलक लगा देना, कोई भस्म रमा रुमू, ये सब भैया गड़बड़ चीज है, नहीं करना। तिलक लगाना लाल किताब में बहुत अच्छा माना गया। जो भी तिलक आप अपने माथे पे लगाते हैं वो ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आप लाल रंग का तिलक लगाते हैं, लाल चंदन का तिलक लगाते हैं, ग्रहों का असर है। अगर आप पीली हल्दी का तिलक लगाते हैं, बृहस्पति लगन पर बैठ जाता है। अगर आप लाल चंदन का तिलक लगाते हैं तो सूरज लगन पर आ जाता है। और ये बहुत अच्छे हैं, लगाना चाहिए, तिलक गलत नहीं है। अगर आप काला तिलक लगाते हैं, राख का तिलक लगाते हैं तो केतु है। और आप काला टिक्का डाकुओं वाला लगा लेते हैं तो फिर है मंगल भी बंद हो जाता है, शनि भी खराब हो जाता है। यानी आप समाज से, सोसाइटी के खिलाफत हो गए, आपकी खिलाफत हो गई आप। अब आप बिल्कुल अलग हट गए। वो सब हमने नहीं कर। तिलक सर का बड़ा चंदन का महत्व तिलक है। क्या, चंदन का तिलक किसके लिए होता है? जैसे लाल चंदन का चंदन तिलक का लगा तिलक सूरज का तिलक है। सफेद और चंदन का तिलक जो होता है वो शुक्र का है। और सफेद चंदन से राहु भी शांत होता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर जिसका शुक्र अच्छा होता है, जिसका शुक्र अच्छा होता है उसका राहु अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे जो चंदन हम अपने घर में थोड़ा सा घिसते हैं, येलो कलर का जो होता है,
हाँ, वो व्हाइट की उसमें ही वो आता है। येलो चंदन नहीं होता है, वो गोपी चंदन अलग आता है, ठीक है ना। चंदन अलग चीज है। ठीक। चलिए, केसर का तिलक हो गया, ये पीला है। और ये भी राहु को शांत करने का उपाय है। देखिए, जब तक आपकी जन्म पत्रिका में मंगल खराब नहीं होता, वो भी राहु कंट्रोल में रहेगा। मंगल के खराब होते ही राहु वो हाथी है जो अनबैलेंस हो जाता है। लाल किताब में हाथी को राहु से माना गया है, हाथी यानी राहु। तो जो लोग अपने घर में हाथी रख लेते हैं ना, बहुत सोच समझ करके रखना है। अपने कुंडली के राहु के अनुसार ही घर में हाथी रखना, वरना मत रखना। हाथी का मतलब आपने राहु लगा दिया है। और अगर कुंडली में मंगल मद्दा है, मंगल बद है, भूल करके हाथी मत रखना, हाथी का कोई चित्र मत लगाना, या हाथी दांत की कोई बनी हुई चीज अपने पास नहीं रखना। नहीं तो यही हाथी घर को तहस नहस कर दे। ये इतनी अशांति फैला देता है। कई घरों में आपने सुना होगा, मार पिटाइयां, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के खून के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को मरने मारने पर उतरे रहते हैं। यहाँ पर समझना मंगल बद हो गया है और राहु अनकंट्रोल्ड हो गया है। वो किसी के बाप के कंट्रोल में नहीं आएगा। कितने मर्जी उपाय करो, उपाय कराओगे वो करके नहीं देगा। उसको तंत्र के उपाय समझ में आएंगे, कभी करेगा कभी नहीं करेगा। ऐसा फील होगा जैसे एक आदमी पागल की तरह हो गया है। तो फिर से सूत्र बता रहा हूँ, जिसका बुध अच्छा राहु अच्छा। मंगल जब तक कुंडली में दमदार है, मद्दा नहीं है, राहु कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका, चाहे राहु कहीं बैठा हो, किसी भी हालत में बैठा हो। और जब तक बुध अच्छा है आपकी कुंडली में, आपका अच्छा है, राहु कुंडली में कहीं बैठा रहे, वो अच्छा ही असर देगा। मंगल मजबूत है, राहु बुरा नहीं कर पाए। सिंपल सा फार्मूला है, ये समझ गए आप। सर इसी से क्वेश्चन समझ आएगा। इसीलिए मंगल की दिशा जो है दक्षिण है। जिनका गड़बड़ है राहु, उन्हें दक्षिण दिशा में के घर में नहीं रहना। और राहु की खुद की डायरेक्शन कौन सी है? वो है दक्षिण पश्चिम। जो दक्षिण पश्चिम का कोना होता है वो राहु का कोना होता है। ये दिशा होती है। राहु का रंग नीला माना गया है लाल किताब में। नीले रंग के जो फूल हैं उनसे भी राहु का उपाय किया जाता है। अब समझने वाली बात है, जो लोग गंदे नाले के पास रहते हैं, कोई ऐसा नाला जो गंदा है, बदबू जिससे बहती हो, वहां पर आर पार फ्लैट बने हो, घर बने हो, वो घर भी राहु की जद में आ जाते हैं, यानी कि राहु के दुष्प्रभाव में आ जाते हैं। और राहु का एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव क्या है? रात को नींद नहीं आती उनको। रात को नींद नहीं आती, सारी रात दारू पी के डिस्को करने में मजा आता है, या सारी रात लाइट जला करके कुछ ना कुछ करते रहते हैं वो, और उनको नींद नहीं आती। राहु का प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। और उनके दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं रात के समय, और शांति नहीं मिलती बिल्कुल। और दिन होते ही वो सोना शुरू कर देते। ये शनि के खराब होने की भी निशानी है, ये ध्यान रखना। और ये राहु की भी निशानी है। बिना मतलब शोर मचाना, उपद्रव बनाना, अन्न गर्ल बातें करना, ये सब राहु की जद है। रातों रात पैसा कमाने का ख्याल आना, रातों रात बस कोई लॉटरी लग जाए, कोई सट्टा लग जाए, कोई जुआ लग जाए, उसके दिमाग में ख्याल आएंगे, मैं कोई अफीम की पुड़िया यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दूं तो मुझे लाख रुपए मिल जाए, मैं फलाना काम कर दूं तो ये काम हो जाए। स्मगलिंग का दिमाग में आना, बैंक की रोबरी करने की दिमाग में, मतलब बेख्याल अनैतिक विचार, कानून के खिलाफ विचार, ये और शॉर्टकट से पैसा कमाना, अय्याशियों की तरफ दिमाग जाना,
ये सब राहु के गंदे विचार हैं। तो जहां पर गंदा नाला होता है, गंदी नाली होती है, और अगर किसी का घर गांव में बना हुआ है और दरवाजे के बीचों बीच में से अगर नाली बह रही है, तो ये राहु की पक्की निशानी है। उस नाली को तुरंत बंद करवाना चाहिए। जो मेन गेट होता है ना, कई बार मेन गेट के साथ से या मेन गेट के बीच में से नाली निकाल देते हैं गांव में, घरों में। शहरों में तो नहीं होता, गांव में अक्सर हो जाता है। ये उनके राहु की पक्की निशानी है। दो भाई रह रहे होंगे तो दो भाई आपस में बोलचाल बंद हो जाएगी, कुछ समय के बाद सारा परिवार बिखर जाएगा और सब इधर उधर हो जाएगा। तो ये बहुत गंदा हिसाब किताब है, नहीं कर। इवन अगर राहु शुक्र का मेल हो जाए, कुंडली के अंदर राहु शुक्र का मेल हो जाए, जब मैंने शुक्र बताया था, जब भी बताया था, ये मेल अच्छा नहीं माना जाता। यूरिन से रिलेटेड तकलीफें, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, किडनी से रिलेटेड तकलीफें पैदा हो सकती हैं। पति पत्नी के संबंध खराब, अनैतिक संबंधों का बनना जैसी समस्याएं आ जाती हैं। राहु शुक्र का मेल अनैतिक संबंधों की तरफ इंसान को खींच के लेके जाता है। ऐसे में नीले फूल लेकर के गंदे नाले में पर छोड़ देने 43 दिन का भी उपाय है। राहु की क्या निशानी? आदमी आवश्यकता से अधिक चालाक होता है। कभी राहु प्रधान आदमी से मिलेंगे, सबसे बड़ी बात, वो आपको कभी बेवकूफ नजर नहीं आएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी उसके पास होगी। आपको, आप एक ज्ञान की बात करेंगे, वो आपको 4 ज्ञान की बात बताएगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसको ध्यान होगा। आने वाले 2 साल के बाद कौन सी कार आने वाली है उसे मालूम होगा। फास्टेस्ट स्पीड कार कौन सी है वो उसे मालूम होगा। उसको बहुत फास्ट चलने वाली गाड़ियों को बहुत ज्यादा उसके अंदर पैशन होगा। बहुत तेज चलने वाली बाइक, गाड़ियां, ये सब जो तेजी से चलने वाली हैं, इनका उनको बड़ा पैशन होगा। और ये लोग चालबाज होते हैं और बड़े शातिर किस्म से काम करते हैं। जिन लोगों का राहु खराब होता है, उन पर बिना कसूर के आरोप लगते हैं। राहु खराब के लक्षण: आपने कुछ किया भी नहीं और फिर भी आरोप आप पे आ गया, सिर्फ इसलिए कि आप वहां पर उपस्थित थे या वहां पर बैठे थे। आप लड़ाई में एक शब्द भी नहीं बोले, तो भी आरोप कहीं ना कहीं आप पर आ जाए, तो वो राहु की निशानी है, यानी कि राहु गड़बड़ है। बिना कसूर के जेल में बैठा हुआ कैदी राहु है। बिना कसूर के जेल में बैठा कैदी राहु है। आप जान के हैरान हो जाएंगे, हमारे जेलों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पर आरोप लगा के, गलत मुकदमे लगा करके बेचारे जेल में बैठे रहते हैं और भुगत भुगत करके आते हैं। किया करना कुछ नहीं, छोटी से छोटी मिस्टेक की बेचारे, कोई 15 दिन जेल में रह रहा है, कोई 3 महीने रह रहा है, कोई 6 महीने जेल में रह रहा है और सजा भुगत के आता है। और आपने देखा होगा आजकल जो दहेज दहेज प्रथा के नाम पर जो केस लगा दिए जाते हैं, उसमें आदमी जेल में चला जाता है। अब उसने बेचारे ने इतना कुछ किया नहीं होता जितनी वो भुगत करके आ रहा होता है वहां के ऊपर। फर्जीवाड़े के केस लगा दिए जाते हैं। लेडीज लांछन लगा दे कोई, और वो 3 महीने 6 महीने सजा काट करके आए बेमतलब की। ये सब राहु के खराब होने की निशानी है। घर के बाहर वीराना हो, धूल उड़ती हो, तो भी राहु का असर है। बे औलाद व्यक्ति, यानी जिसके कोई औलाद नहीं होती, उस पर भी राहु का असर ही माना जाता है।
हमारी जो घर की दहलीज होती है, मेन गेट कहते हैं, दहलीज कहते हैं, ये भी राहु का ही स्थान है, ध्यान रखना। इसीलिए आपको एक उपाय बता देता हूँ। लाल की वास्तु में ये उपाय अक्सर कराया जाता है अपनी दहलीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि उसमें से मेन गेट से राहु प्रवेश ना कर सके। इसलिए दहलीज में चांदी की तार दबा दी जाती है, चांदी का पत्रा दबा दिया जाता है। ये बहुत अच्छी टेक्निक है। जिनके घरों में जिनकी कुंडलियों में राहु खराब असर देता है, या जिनको खराब राहु के लक्षण प्रतीत होते हैं, उन्हें अपने घर की देहली के बीचों बीच चांदी का तार जरूर लगा देना चाहिए। ये सर चीज समझ में आ गई। सर ये तो दबाने की जगह हम कुछ लगा सके या कुछ वैसा भी हो सकता है कि दबाना ही पड़ता है? ये लिखा तो दबाना पड़ता है जी, लिखा तो यही हुआ है। सर जैसे आपने ये बताया कि चांदी की तार दबाने का, जब हमारा घर बना था तो हमने वास्तु वाले को बुलाया था, तो उसने हमसे तांबे की, घर की पूरी बाउंड्री में तांबे की लगवाई थी तार। देखिए, तांबा सस्ता है, चांदी महंगा है। नहीं, अब तो तांबा उसमें किसी और चीज की रेमेडी है क्या? नहीं, तांबा तो दूसरी चीज की रेमेडी है ही है। तांबा तो दूसरी चीज है ही, तांबा मंगल है। तांबा तो सूर्य है, मंगल है। हाँ, तो उन्होंने तांबे की तार लगवाई थी पूरे घर के चारों तरफ। अब जो लगवा दी। चलिए कोई नहीं, अब चांदी की भी लगवाएंगे। कुछ करते हैं इसका भी जुगाड़। ठीक है। सिर्फ गेट के एरिया पे सर, जितना गेट का एरिया है। अब आगे बढ़ने दोगे तो चांदी की तार की जगह फायदा कर दूंगा, सस्ता उपाय बता दूंगा। और नहीं तो ये सर, चांदी की जगह सोना कर दूंगा। नहीं ये नहीं अब सर, आप आपके आगे ऊपर। बढ़ाइए। हाँ? हमारी जो ससुराल होती है वो भी राहु है, जो साला है वो राहु है। जिन लोगों के अपने ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रहते, ससुराल से संबंध अच्छे बना के रखेंगे तो राहु फिर भी थोड़ा थोड़ा नुकसान कम करेगा। हम्म? साला ये भी राहु है। बिजली का सामान, और ससुराल वालों से तो बिल्कुल नहीं लेना। बिजली का सामान लाल किताब में लिखा है ये। जिनका राहु खराब हो या अच्छा हो, ससुराल वालों से बिजली का सामान नहीं लेना। तांत्रिक शक्तियां जितनी भी हैं, तंत्र मंत्र की शक्तियां भी हैं, उनमें भी राहु का वास है। जमीन के अंदर का जो लावा होता है वो भी राहु है। जब व्यक्ति का राहु अच्छा होता है वो बहुत अच्छा खुफिया विभाग का आदमी बन सकता है ना। जैसे इंटेलिजेंस का ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं इसको, खुफिया विभाग, क्या सीबीआई टाइप, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीआईडी। जासूस, जासूस शब्द सही है। जासूसी करने की कला उस व्यक्ति में बहुत अच्छी होती है जिसका राहु अच्छा हो। आईबी भी होगा सर, हाँ, इंटेलिजेंट ब्यूरो। आईबी भी लगा रहा। जासूसी में सारी चीज आ गई। अब आईबी सीबीआई जो भी लगाना लगाओ। कहने का मतलब वो अच्छी कूटनीति बना करके किसी व्यक्ति के फैक्ट्स को चेक कर सकता है। राहु का दूसरा नाम बहरूपिया है। राहु रूप बदलने में माहिर होता है। इसलिए जो ये फिल्मों के कलाकार हैं ये अच्छे राहु की वजह से होते हैं। ध्यान रखना, अगर कोई आपके पास आए कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहता हूँ, फिल्मों में जाना चाहता हूँ, पहले बुध देखना फिर राहु देखना।
अगर बुध अच्छा नहीं है तो राहु कितना भी अच्छी जगह बैठा हो, गलती से मत कह देना जा तू फिल्मों में चला जाएगा। जगह जगह किताबों में लिखा हुआ है कि जो राहु है वो कलाकार बनाता है, एक्टर बनाता है। पर भूल के भी गलती मत कर जाना, बुध अच्छा होगा ही तो व्यक्ति अच्छा एक्टर बनेगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, मेमोरी पावर है आपकी। और जब व्यक्ति में मेमोरी पावर अच्छी नहीं होगी तो डायलॉग्स कैसे याद रखेगा। नकल करने की कला ये तो राहु से आ जाती है, पर नकल करने की कला काफी हद तक बुध में भी होती है। इसलिए तोता आपकी नकल से बात को कर सकता है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल मैं आप लोगों को बता रहा हूं। गलती से भी अपने बच्चों को फटे टाइप के कपड़े नहीं पहनाना। वो जीन्स होती है ना, वो टक घुटनों पे से फट जाती है, फट नहीं जाती, फटी फटाई आती है, फटती नहीं है, मतलब वो कट फट वाले उधड़े उधड़े से कपड़े टाइप के स्ट्रिक्टली बैन करो अपने घर में, और खुद भी ना पहनो फटे टाइप के कपड़े। फटे तो खैर कोई नहीं पहनता, भगवान ने सबको पैसा दिया है, वो सर फटे उसको ला करके पहनते हैं। तो रिप्ट वो जीन्स बोलते हैं, रिप्ट क्या बोल, जीन्स, रिप्ट जीन्स। जो भी जींस है वो ना पहने, राहु की पक्की निशानी। राहु इतने अच्छे से समझा दिया कि सामने वाला आदमी बैठते उसके कपड़े देखो, उसकी शक्ल देखो, राहु वहीं पता चल जाएगा इसके ऊपर राहु का कितना अच्छा असर है। थोड़ा सा बात करके देखो, बहुत जल्दबाजी में जवाब देगा, एक का चार बात करेगा, समझ जाना राहु का असर है। राहु प्रधान आदमी बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकेगा, कभी भी लाखों की बात नहीं करेगा, करोड़ों की बात करेगा, करोड़ों में भी 500 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ की बात करेगा। आपके पास कभी भी बिजनेस प्लान लेके आएगा तो 100-200 करोड़ से नीचे की बात नहीं करेगा। समझ जाना बंदा राहु का असर है। कोई ऐसी स्कीम जिसमें 1 रुपया लगाओ 10 रुपया पाओ, समझ लेना राहु की स्कीम है। कच्चा लालच की जितनी भी स्कीमें हैं सब राहु है। क्या क्रिप्टो करेंसी भी राहु? हैं? हाँ, क्रिप्टो करेंसी। ये राहु ही है। जो आपके हाथ में नहीं, राहु हवाबाजी में। समझ गए बात को? बहुत सिंपल सिंपल मैंने फार्मूले लिखवाए हैं। अब इसके हम उपायों के ऊपर बात करेंगे। कविता जी आगे नहीं चलने देना, बताओ क्या बोल रहे हो, फटाफट जल्दी बोलो। चेहरे से कैसे पता चलेगा कि राहु है? तो आपने कुछ वैसा लिखवाया नहीं चेहरे से। मैंने बताया था, बाल उल्टे सीधे, वो स्पाइक वाले बाल अच्छा, और हाँ हाँ। हाँ टेढ़े मेढ़े बालों से ही पता चल जाएगा। आधा गंजा हिंदुस्तान का नक्शा, पाकिस्तान का नक्शा सर पे बनाए घूमे ना, रंगे इधर हुए से बाल। 2 कैंची इधर से मरवा रखी होगी, 4 कैंची इधर से मरवा रखी होगी, समझ लेना राहु है। हम्म? ये रैपर सॉन्ग करने वाले टाइप के, ये सब। अब हमें समझना है राहु के जो शत्रु हैं, राहु उनको बिल्कुल नहीं छोड़ता। राहु के साथ सूर्य का मिलन हो जाए, राहु के साथ चंद्रमा का मिलन हो जाए, तो इनको बड़ा परेशान करता है, तो ग्रहण लगा देता है। ये मैंने सूर्य चंद्रमा बताए थे, जब भी बताया था आप लोगों को। राहु शुक्र का मिलन हो जाए, राहु गुरु का मिलन हो जाए, राहु मंगल का मिलन हो जाए, ये सारे कॉम्बिनेशन खराब कॉम्बिनेशन है। ये राहु इनमें क्या करता है, जो भी ग्रह राहु के साथ बैठेगा उसकी आधी शक्ति खुद छीन लेगा। ये ध्यान रखना, आधी शक्ति खुद छीन लेगा, खुद 1.5 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगा, और सामने वाले ग्रह को जो साथ बैठा है उसकी पावर को हाफ कर। इसलिए जो ग्रह इसके साथ बैठा है वो अपना अच्छा असर नहीं दे पाएगा।
जिसकी कुंडली में भी राहु और सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन को लाल किताब बहुत गड़बड़ मानती है। याद करो, सूर्य शनि एक साथ होने से शुक्र खराब हो जाता है, सूर्य शनि एक साथ होने से राहु नीच का माना जाता है, सूर्य शनि एक साथ बैठने से मंगल बद हो जाता है। तो सूर्य शनि के साथ बैठने से कुंडली में राहु नीच का असर देता है। सर रिपीट करें। सूर्य और राहु, सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे तो भी राहु नीच का हो जाता है, परंतु कुंडली में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन या मंगल शनि का संबंध राहु को नेक बना देता है, यानी अच्छा बना देता है। ये पूरी सीरीज है जो बुध ग्रह से शुरू होती है। अभी तक जितने मेरे वीडियोस हैं आज तक की क्लास के, अब आगे आगे हम तेजी से बढ़ेंगे। बहुत स्लो चला हूं, कम से कम स्पीड रखने की कोशिश की है। तो याद कर लो, हर ग्रह के साथ 2-3 मुद्दे जुड़े हुए हैं, उनके नोट्स बना लो, रट गए, लाल किताब चुटकियों में समझ में आ जाए। और अगर याद नहीं रहा तो फिर घूमते रहना, फिर बीच बीच में जितना मर्जी टोकते रहना, कोई फायदा नहीं होगा और मैं अपनी स्पीड से चलता जाऊंगा। तो ज्यादा बेटर है आपको तुरंत मैं सूत्र दूं, लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए। जो लोग मेरे से पुराने पढ़ रहे हैं वो जानते हैं मैं सूत्रों पर काम करता हूं और सूत्र ही समझाना पसंद करता हूं अपने स्टूडेंट्स को। लेबर वर्क में यकीन नहीं रखता, क्योंकि किताबें आपके हाथ में रहती हैं। आप जितनी मर्जी किताब पढ़ो, 1 छोड़ो 10 पढ़ो, वो आपके पास है, वो आप अपना पढ़ सकते हैं, उसमें मेरी कोई मास्टरी नहीं, वो आपकी अपनी मेहनत। मैं तो चाहता हूं जो किताबों से समझ में आपको नहीं आ पा रहा वो हम समझाएं, ताकि वो फायदा आपको मिले। नहीं तो लाल किताब का कोर्स अगर मैं 1 साल भी चलाऊंगा तो ये इतना लंबा कोर्स है कि सोच भी नहीं सकते, चलता जाएगा और नेट रिजल्ट वही आएगा समझ में कि साहब राहु को कैसे देखना है, बुध को कैसे देखना है, सूत्र वही काम आएगा। जब आपके सामने कोई कुंडली आती है, सूत्र ले दे के वही काम आते हैं। चाहे आपको गुरु को देखने का तरीका हो, चाहे बुध को देखने का तरीका हो, मंगल को देखने का तरीका हो, बस कनेक्ट करना सीखना है। ये चीज आ गई। अब एक चीज और राहु के बारे में, राहु ही पितृ दोष बनाता है। राहु पितृ दोष बनाता है, तो राहु कहाँ पर पितृ दोष बनाएगा? अब समझने वाली बात है, ये मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ, हर भाव नहीं कराऊंगा, पितृ दोष के वाले करा रहा हूँ। पहले भाव में यदि राहु हो, कि पहला भाव में अगर राहु आते ही ऐसे इमेजिन करना, पहले भाव पर सूर्य का और मंगल का असर होता है, तो वहां पर राहु आ जाएगा तो ग्रहण लग जाएगा। अब ध्यान रखना, जिसकी कुंडली में भी राहु पहले भाव में बैठा है ना, अब उसकी कुंडली में सूर्य कहीं पर भी बैठा हो तो आपने ये मान के चलना है कि उसको ग्रहण है। ये लाल किताब का फॉर्मूला है। पहले भाव में यदि राहु बैठा है तो समझ लेना सूर्य को ग्रहण लग गया। राहु यदि चौथे घर में बैठा है तो समझ लेना चंद्रमा को ग्रहण लग गया। सिंपल फार्मूला। तो जरूरी नहीं कि कुंडली में राहु सूर्य साथ में भी नहीं बैठे तो फिर भी नहीं लग सकता है अगर पहले में बैठा है। तो हम बात कर रहे थे पितृदोष की। यदि कुंडली में राहु पहले भाव में, राहु दूसरे भाव में, राहु 5वें भाव में और राहु 9वें भाव में अगर बैठा हुआ है तो पितृ दोष लग गया। 1 2 5 9 याद कर, 1 2 5 9 सिंपल। सर 4 नहीं आएगा? नहीं, वो तो मैंने चंद्रमा के लिए बताया था। जब मैं ग्रहण बता रहा था
जैसे पहले में सूर्य ग्रहण, चौथे में राहु होगा तो चंद्र ग्रहण। पर लाल किताब के अनुसार अगर राहु चौथे में होता है तो राहु और शनि, ध्यान रखना, चौथे भाव में माँ की कसम खा के बैठे हैं, हाँ, वो तो वहां पे बिल्कुल। शरारत नहीं करेंगे, परंतु चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। राहु कोई खुरापात नहीं करेगा चौथे में, पर चंद्रमा पीड़ जाएगा। अब वो चंद्रमा कहीं बैठा हो कुंडली में, समझ गए? तो ये सूत्र देखिए, कई बार हमारे सामने बड़े केस आते हैं, जैसे कि सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठा हो तो हम कहते हैं धन के लिए बहुत अच्छा, चलो उच्च का बिठा देते हैं, तो फिर कहते हैं जी बहुत ही अच्छा धन के लिए। और ये वास्तविकता भी है, सूत्र भी यही कहता है कि धन के लिए चंद्रमा अच्छा है सेकंड हाउस में। पर अगर यहीं पर राहु चौथे भाव में बैठ जाएगा तो चंद्रमा पीड़ गया, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, चंद्रमा कहीं भी बैठा हो तो पीड़ित हो गया। ऐसे ही सूर्य आपका, चाहे आपने उसको पंचम भाव में बिठा दिया, स्वग्रही हो गया अपने हिसाब से, पर अगर लगन में राहु बैठा है तो सूर्य अपने आप पिट गया। और सूर्य अपने आप पिटने का मतलब यह है कि पिता को कष्ट होएगा। पंचम भाव में जब राहु बैठता है तो लाल किताब के अनुसार बृहस्पति भी पीड़ित हो जाता है और सूर्य भी पीड़ित हो जाता है। और सूर्य पिता को कोई ना कोई भयंकर रोग दे सकता है, पिता के सुख में कमी पैदा कर सकता है, पिता को डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम दे सकता है। तो बहुत सारे वो हैं, हम अभी उसमें नहीं घुसेंगे, पर अभी के लिए इतना याद करें कि 1, 2, 5, 9 पितृ दोष बन जाए। अभी हम केतु की बात नहीं कर रहे, सिर्फ राहु की बात कर रहे। तो पितृ दोष लग जाए, और पितृ दोष लगने से हमारी संतान के ऊपर, हमारे धन के ऊपर और कई तरह की चीजों के ऊपर दुष्प्रभाव आता है। पितृदोष की निशानी, बच्चे खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, समझदार हो जाएंगे, सुंदर होंगे, बच्चों की शादियां नहीं होगी, बच्चों की शादियों में व्यवधान आएंगे, बच्चों के रोजगार सेट होने में प्रॉब्लम होगी, बच्चे अगर अच्छी नौकरी पे लग जाएंगे तो कुछ समय बाद हट जाएंगे। तो ये पितृदोष के लक्षण होते हैं। घर में वातावरण तनावपूर्ण बने रहना। और मेरा एक वीडियो है पितृदोष के ऊपर, 2.5-3 घंटे का यूट्यूब के ऊपर। पितृदोष के बारे में मैं डिटेल से नहीं कराऊंगा, आप उस पूरे वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा वहां पर वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को बताना था। अब हम थोड़े से उपायों की बात कर लेंगे। मैंने उपाय कुछ तो आप लोगों को बताए हैं, साथ में आपको उपाय के रूप में मछलियों को आटे की गोलियां खिलानी। अब ये आटे की जो गोलियां है ना, इसकी सामग्री नोट कर लो अगर राहु दोष को शांत करना है। इसमें आटा, गेहूं का आटा, जौ का आटा, काले तिल और सरसों का तेल, ये सामग्री मिलाकर के छोटी छोटी गोलियां बना करके मछलियों को देना। और मछलियां राहु हैं, ये ध्यान रखना, मछलियां राहु की प्रतीक हैं। लाल किताब में ये भी उपाय आता है मछलियों को जल में छुड़वा देने का। किसी से मछली खरीद ली, जिंदा मछली को पानी में छोड़, वो भी राहु का उपाय होता है। गुरुद्वारे के अंदर कड़ा प्रसाद जो बनता है, जिसमें घी ऊपर तक तैरता रहता है ना, ऊपर तक रहता है घी, उसका प्रसाद बांटना या उसकी सामग्री को गुरुद्वारे में देना। गुरु के स्थान पर राहु प्रवेश नहीं करता, ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने गुरुद्वारा बोला है। मंदिर भी वही बात है, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये एक ही बात है। ये गुरुजी, गुरु ये के सब हमको स्थान शाम है, के टाइम पे बांटना है? गुरु के स्थान है। हाँ, कभी भी बांट दो।
जो जो होते हैं, जो ये भी राहु है। अगर किसी को ऐसा बुखार चढ़ता है, सुबह चढ़ता है, शाम को उतर जाता है, फिर अगले दिन फिर चढ़ जाता है, फिर उतर जाता है, चढ़ता है उतरता है, चढ़ता है उतरता है, डॉक्टर को दिखाओ, समझ में नहीं आता है। डॉक्टर एंटीबायोटिक भी दे के ले और पैरासीटामोल भी दे के थक ले, 5-7 दिन लगातार हो जाए, फिर भी बुखार नहीं खत्म हो, तो जो होते हैं उनको कच्चे दूध में धो करके जल प्रवाह करने का उपाय बता देना, बुखार वाली समस्या से निजात मिल जाएगा। राहु कभी भी बीमारी को सही तरह से प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करने देता, इसीलिए राहु का इलाज करा है। कई बार बॉडी में ना टेम्परेचर का एरर आ जाता है, तो उसके बॉडी का सेंसर गड़बड़ हो जाता है, बॉडी कभी टेम्परेचर ज्यादा दिखाती है, कभी कम दिखाती है। डॉक्टर को भी ये बात समझ में नहीं आती कि राहु की वजह से हो जाता है, तो राहु के उपाय बता दो, उसको कहो 43 दिन तक करे, 43 दिन तक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5-7 दिन में ही ठीक हो जाता है, कभी कभी तो 3 दिन में ही फायदा हो जाता है इस चीज। चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखना, ये मैंने मंगल के समय में भी बताया था आप लोगों को, ये राहु की रेमेडी में भी बहुत काम करता है। अब नट सेल में किसी को राहु खराब कर रहा हो तो उसको सुधारने के 2-3 तरीके। पहला तरीका तो यह है कि बुध को अच्छा बनाने के जो उपाय हो सकते हैं वो करो। दूसरा अच्छा उपाय ये कि चंद्रमा के उपाय कर देने शुरू कर देने चाहिए, चंद्र ग्रह के उपाय शुरू कर देने चाहिए। चंद्रमा में जो भी है, चंद्रमा में चांदी है, चावल है, दूध है, इनकी चीजों का दान करना, ये भी एक उपाय है। भगवान शिव की पाठ पूजा करना, ये भी एक उपाय है। माँ दुर्गा जी की पाठ करना, ये भी एक उपाय है। और लाल किताब में कहा है राहु की जो देवी है वो माँ सरस्वती है, माँ सरस्वती पर नीले फूल अर्पित करने से राहु अति शीघ्र शांत हो जाता है। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता देवी राहु की देवी है, इनकी पूजा करने से भी राहु शांत हो जाता है। कौन सी देवी? छिन्नमस्ता। थोड़ा थोड़ा राहु खराब चल रहा हो, बहुत सारे थॉट्स आते हो, कंफ्यूजन रहता हो, तो 3 प्राणायाम 5-5 मिनट के लिए, जैसे दवा लेते हैं ना, ऐसे दवा की तरह लेना शुरू कर देना, सुबह शाम। 5 दिन भी नहीं लगेंगे, उससे पहले ठीक हो जाओगे, 5 दिन मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। 3 प्राणायाम कौन कौन से हैं? अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उद्गीत, ये 3 याद रखना, ये राहु के दुश्मन है। और घड़ी में टाइम देख करके 5 मिनट्स। मैंने कहा 5 दिन नहीं टपेंगे, उससे पहले कंफ्यूजन दूर, स्ट्रेस दूर, बहुत ज्यादा आपको फायदा होगा। उद्गीत प्राणायाम में ओंकार का जाप करते हैं ऊंचे स्वर में, ओम, ओमकार का जाप। ओमकार का जोर जोर से जाप करने से राहु दूर भाग जाता है, राहु पास में नहीं आता, ध्यान रखना। गुरुजी अनुलोम विलोम, भ्रामरी और एक और क्या बोला आपने? ओम का जाप और उद्गीत, उद्गीत प्राणायाम में ही ओमकार का जाप होता है। अच्छा, ये छोटी छोटी रेमेडीज मैंने आप लोगों को बताई है, जो राहु के लिए बहुत ही अच्छी रेमेडीज है। ठीक है, अगली बार मैं केतु कराऊंगा, साथ में पूर्व जन्म से संबंधित कुछ दोष लाल किताब में जो लिखे हुए हैं वो कराऊंगा। पर मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, मेरे सारे वीडियोस एक बार अगले हफ्ते से पहले देख लीजिए, नोट्स बना के रख लीजिए,
सूर्य कैसे खराब होता है, चंद्रमा कैसे खराब होता है, गुरु कैसे खराब होता है, हर ग्रह को। और ज्यादा फार्मूले नहीं है, थोड़े थोड़े फार्मूले हैं, जिससे आपको कुंडली समझ में आने लग जाए और आप बहुत जल्दी पकड़ बना लेंगे। और नहीं तो रट्टा मारे जाना कि फलाना ग्रह फलाने भाव में फलाना, क्योंकि लाल किताब इस थ्योरी पे बिलीव कम कर, वो कहते हैं, आपने देखा होगा अब तक हर ग्रह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है कि फलाना ग्रह अच्छा तो फलाना भी ठीक, अगर वो ग्रह खराब तो वो भी खराब। तो ये एक दूसरे पर डिपेंड बहुत करते हैं। हमें समझना है कि हमने हमारा जो ग्रह खराब है उससे रिलेटेड फिर हमने अच्छी सोच पैदा करनी है और अच्छी रेमेडीज रखनी, उसी से ठीक है। हाँ रत्ना जी बताइए। सर आपने बताया जो भी ग्रह राहु के साथ है वो आधी शक्ति खींच लेगा और गुरु की उस ग्रह की पावर को कम कर देगा या हाफ कर देगा, लेकिन वैदिक में तो हम पढ़ते हैं ना राहु विस्तार देता है, राहु बढ़ा देता है। तो फिर अगर राहु शुक्र के साथ या गुरु के साथ, तो गुरु या शुक्र की पावर नहीं बढ़ाएगा वो। किसने कहा राहु विस्तार देता है? रत्ना जी आप चीज गलत पकड़ लेते हैं। वैदिक ज्योतिष में विस्तार का कारक है बृहस्पति गुरु देता है। होता है। हाँ, बृहस्पति देता है। गुरु है, पर राहु भी बढ़ाता है ना, किसी भी चीज को बढ़ाता है। राहु हवा है, जैसे आप अगरबत्ती रख दोगे ना, एक कोने पे अगरबत्ती रख दो, अब वो उसे आप विस्तार माने क्या माने, वो पूरे कमरे में फैल जाएगा। उसका कहने का मतलब वो धुएं वाला विस्तार है, रियल अच्छा। विस्तार नहीं है। अच्छा, वृद्धि तो वैसे ट्रूथनेस ऑफ जुपिटर लाइफ है। नहीं हाँ है। जी। ट्रूथनेस जुपिटर में छिपी हुई है, सच्चाई बृहस्पति के साथ है, और नकलीपना राहु के साथ है। जब तक धूप का असर है उस कमरे में, जब तक खुशबू है, उसके 1 घंटे के बाद ना खुशबू रहेगी ना धूप रहेगी। फिर सर ये मंगल शनि भी, दूसरे या से- वहां तो मंगल शनि बहुत बुरा मानते हैं एक साथ, यहाँ पे बोला राहु को नहीं कर दे रहा है। हाँ, ये जब आप लाल किताब के सारे फार्मूले लगाओगे तो चीजें वही निकल करके आएंगी, है ना। फाइनल कंफ्यूज रिजल्ट सेम आएगा बाद में। कहीं से निकाल लो, फाइनल रिजल्ट सेम आता है। लाल किताब इसीलिए सिखाई जा रही है आपको चीजें आसान बनाने के लिए। अब मान लीजिए आप बुध ग्रह देखना है आपने, यहाँ लाल किताब ने बड़े आराम से समझा दिया कि बुध ग्रह कैसे देखते हैं। शुक्र देखना है, शुक्र अच्छा क्या, बुध ग्रह से अगर शुक्र 1 कदम आगे है तो शुक्र अच्छा हो गया, शुक्र 1 कदम पीछे हो गया बुध ग्रह से तो शुक्र खराब हो गया। लो समझा दिया। अब उसमें कैसे समझा रहे थे आपको मालूम है, D1 में चेक करो, D9 में चेक करो, राशि चेक करो, भाव चेक करो, स्ट्रेंथ चेक करो, फिर एनालाइज करो। जी। यहाँ एक लाइन में समझा दिया। तो सिर्फ टेक्निक का खेल है यहाँ पर। यहाँ पे बता दिया राहु कोई सी भी भाव में बैठा हो, बुध अच्छा होना चाहिए। अब आपने देख लिया कुंडली में बुध अच्छा है, तो अब राहु कहीं बैठा हो, जब भी उसकी दशा अंतर दशा, आप वैदिक में भी लगा देना ये फार्मूला बेशक, ये ध्यान रखना। आप लाल किताब की टेक्निक से देख लो समझदारी से, आप बेशक वहां की महादशा अंतरदशा में उसको अप्लाई करके देख लेना, कभी गलती नहीं होगी। मैं टीवी चैनल के ऊपर जब मैं लाइव प्रोग्राम करता था तो फटाफट फटाफट वो आते थे, तो मेरी यही टेक्निक है। और लोग मेरे को बोलते थे कि आप इतना जल्दी देख कैसे लेते हो, आप इतना सटीकता से कैसे पकड़ लेते हो चीजों को। तो भाई लाल किताब के फार्मूले थे, तुरंत समझ में आ जाता था। शुक्र देख लेता था, शुक्र बुध से आगे, शुक्र ठीक है, शादी हो जाएगी बंदे की, वो बात अलग है कि अब इसके झगड़े होंगे, फसाद होंगे, पर लोगों के क्वेश्चन क्या मेरी शादी होगी, शुक्र देख, पीछे चला गया, हो भी गई तो बर्बाद 1 मिनट में। अब आपने इतने ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत, जिन लोगों के शुक्र नीच के होते हैं शादियां नहीं होती, आप देखिए कुंडलियां मिलेंगी आपको बहुत, जिनके शुक्र नीच के शादियां हैं और गर्भस्थी चल रही हैं, फिर आप क्या कहेंगे। और फिर वहां पर लाल किताब का फार्मूला आजमा के देखिए तो कि सर शुक्र कहाँ बैठा है, बुध से आगे बैठा है कि पीछे बैठा है। हाँ जी, अगर शुक्र खराब है तो शुक्र के उपाय करवा देंगे फिर बुध वो के फिर पीछे। बात की बात है। दोनों इकट्ठे तो बैठे हो तो है
शुक्र और बुध इकट्ठे बैठ से बहुत अच्छा हो गया। तो बुध अच्छा शुक्र अगर एक साथ बैठ जाएं, ध्यान रखना, बुध शुक्र शनि। एक साथ के बैठने से शनि अच्छा हो जाता है, बुध शुक्र के एक साथ बैठने से राहु अच्छा हो जाता है, बुध शुक्र एक साथ बैठने से ये एक प्रकार का लक्ष्मी। और अगर ये गलती से भी केंद्र में, त्रिकोण में, अच्छी जगहों पर बैठ गए, अच्छे भाव में बैठ गए, तो उतना ही उम्दा स्तर का ये लक्ष्मी योग है। इसी प्रकार से बुध और शनि का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो सिंपल है, बुध शुक्र एक साथ आ गए, बहुत बढ़िया, और हमें क्या चाहिए, बाकी ये और ग्रहों को भी अच्छा कर देगा। अरे भाई, जब पैसा आता है ना तो बहुत सारी चीजें वैसी सेट हो जाती हैं। जब लक्ष्मी जी आती हैं बहुत सारी चीजें सेट हो जाती हैं। गुरुजी, कच्चे दूध वाली रेमेडी में कितना कच्चा दूध और कितने जौ लेने होंगे? देखना है कि जौ कितने लाने हैं आपने, जितना आ जाए उसमें, इसका कोई मापदंड नहीं। अच्छा, आज शिवांगी जी बताइए। गुरुजी, ये आपने बताया था कि राहु का कॉम्बिनेशन गुरु के साथ, सन के साथ, मून के साथ, मार्स के साथ, वीनस के साथ में अच्छा नहीं माना गया है इसमें, और गुरुजी इसमें शनि भी इंक्लूड करेंगे, शनि के साथ भी नहीं अच्छा है। राहु शनि का कॉम्बिनेशन डिपेंड्स ऑन द किस भाव में बैठा है। और जब लाल किताब में देखेंगे तो हमने ये देखना है कि राहु शनि अगर इकट्ठे हो गए तो मंगल के हालात कैसे हैं और बुध के हालात कैसे हैं। तो वो राहु शनि की युति मंगल और बुध की स्थिति पे डिपेंड करेगी। अगर ऐसे में बुध बहुत अच्छा हो गया किसी का और राहु और शनि एक साथ इकट्ठे हैं तो बंदा उस्ताद होगा पैसे कमाने में, शातिर खिलाड़ी होगा। मतलब और इसमें बुध अगर पे बुध खराब हो गया, डिपेंड, अच्छा है। अगर बुध पीड़ित हो गया, फिर वो सिर्फ पाखंड करता फिरेगा, दिखावा करता फिरेगा कि मेरे पास ये, मेरे डपोर शंख होगा, फिर मामला गड़बड़ हो गया। इसमें भी गुरुजी हम बुध की स्थिति पे ही सारी चीजें निर्धारित करती हैं। जी जी। आपने एक और प्लेनेट बोला ना, बुध, और एक और क्या बोला आपने? बुध, मंगल, मंगल भी बोला है मैंने। मंगल, मंगल। मैंने कहा ना, अगर मंगल ठीक है तो राहु को खराब होने नहीं देगा, वो उसको भी दबा के रख। मंगल को महावत कहा गया है, हाथी पर बैठा हुआ महावत। अब हाथी को जब बेलगाम होता है तो महावत उसको अंकुश मार करके कंट्रोल में लेके आता है। तो जो ये अंकुश है ना, ये एक मंगल का काम करता है, जिसको हाथी को कंट्रोल में करता है। सर इसी इसी लाल से किताब रिलेटेड, में महावत को जो है मंगल कहा गया है और हाथी को राहु कहा गया है। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर बुध खराब है और मंगल अच्छा है तो क्या राहु अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा? मैडम जी, कैसे हो सकता है बुध खराब हो जाए और मंगल अच्छा हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है। एक बार उस वीडियोस को देखना मेरा, इसलिए ना आप पहले वो सारे वीडियोस देखो, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप पूजा जी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, टाइम तो एक काफी हो लास्ट गया। क्वेश्चन है मेरा जुपिटर से रिलेटेड। आप पूजा जी बताइए। हाँ सर, आपने 1 और 2 और 5, 9 में आपने पितृदोष बताया, बाकी के जो घर हैं उनमें मतलब राहु का क्या है होगा अगर दूसरे किसी वो मैंने बताया ही नहीं पूजा जी, है ना, मैंने अभी अच्छा, पितृदोष ही ओके, बताया है। ठीक। स्वाति जी, सर इसमें स्वैप भी देखा जाएगा, क्या जैसे देखा बुध जाएगा? सर बुध और शुक्र का जैसे स्वैप हो। स्वैप क्या चीज? सर जैसे पोजीशन चेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज तो लाल किताब मानती है, मैंने बताया था ना। ठीक है सर। हाँ, लाल किताब मानती है, मैंने सूर्य शनि का भी कराया था। ठीक है, हाँ अमर जी। हाँ गुरुजी नमस्कार। हाँ जी बताइए। गुरुजी, मैंने आपसे मतलब जब ये वैदिक मैंने पढ़ा था उसमें राहु के बारे में आप एक बात बताए थे, जो अगर राहु मतलब का भी प्रभाव होता है और मतलब उसका ग्रह का प्रभाव होता है, दशा चलता है, इस लोगों को मतलब जैसे बहुत सारी जमीनें हो जाते हैं, जमीन वो लोग प्रक्रिया कर लेते हैं, चौथे भाव के खरीद राहु, लेते हैं। चौथे भाव ओके, के राहु में जमीनें बहुत। हाँ। और गुरुजी एक बात है कि ये जो आप कर्ण छेदन जो बोले हैं ना आपने, वो केतु के लिए कौन हाँ सा कान में पहनना जरूरी है? हाँ, वो राइट, राइट, एक ही में ऐसे पहनना है? दोनों में भी पहन लो, ज्यादा बेटर है।